चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग राउल्ट के लिए देखा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग 4 टाइप का पढ़े थे। पहला था P0 माइनस PS बटा P0 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये P0 माइनस PS बटा P0 इसको हम लोग कहते थे RLVP। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB KB I इंटू M था। तीसरा और चौथा यही हम लोग पढ़े थे। इन सभी फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जितने भी फॉर्मूला लिखे गए हैं उसमें थोड़ा केयर करते हैं। यहां देखो तो ये M1 यहां पर क्या है, चलो इस फॉर्मूला में ध्यान दो। इस फॉर्मूला में चले आओ, इस फॉर्मूला में चले आओ, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला हैं उन सभी फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर है कि नीचे है, नीचे है। ये RLVP क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा TB क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पूछे कि भाई ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट में सीधा संबंध है कि उल्टा संबंध है, उल्टा संबंध है, तो बस यही हमको दिखाना था। यहां से इन फॉर्मूला से स्पष्ट हो रहा है it is obvious that चलिए ध्यान दीजिए। तो जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया गया उन सभी फॉर्मूला को देखने पे क्या लग रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है इनमें सीधा संबंध नहीं है, क्या है, उल्टा संबंध है। इतना में दिक्कत है, ठीक। चलो अब देखो तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में तुम क्या पढ़े हो, अगर हम एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहें और तुमको कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहें तो बताओ डिसोसिएशन के केस में कौन ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, होता है, ठीक। चलो यहां देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर वेट में सीधा संबंध की उल्टा संबंध, उल्टा संबंध। तो अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो एक्सपेरिमेंटल
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कम हो जाएगा और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा। ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है? यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिसोसिएशन केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होता है? ज्यादा, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होता है? कम। ठीक, और अभी आप तुरंत पढ़े हैं जस्ट कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। तो बताओ, अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है डिसोसिएशन केस में, तो डिसोसिएशन केस में एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम। डिसोसिएशन केस में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है, तो इसका मतलब कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है समझ लो, आप भी समझते हो। ये कौन सा केस हम लोग पढ़ रहे हैं? डिसोसिएशन। तो चलो फिर से राउल साहब का हाथ, ये कौन है? NaCl, अभी सॉल्यूशन के बाहर है। चलो यहां पर लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, हमको NaCl से मतलब नहीं है, हमको मतलब है वेट ऑफ वन पार्टिकल आउटसाइड द सॉल्यूशन। चलो Na का 23, 35.5, 58.5, ये क्या हो गया? 58.5 हुआ कि नहीं हुआ? कहां? आउटसाइड द सॉल्यूशन। NaCl को पानी में डालो, Na प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा। अब यहां पर इस एक पार्टिकल का वेट ऑफ वन पार्टिकल इनसाइड द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? या तो 23 या तो 35.5, या तो 23 होगा या तो 35.5 होगा। क्या इसमें कोई भी एक ऐसा पार्टिकल है क्या जिसका वेट 58.5 है? नहीं। चलो, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट कर गए। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट कर जाएंगे तो एक पार्टिकल्स का जो वेट होगा सॉल्यूशन के अंदर, यहां ज्यादा की कम? कम हो जाएगा। नहीं, और यहां पर जब हाथ में लिए थे Na और Cl आपस में सटे हुए थे, तो यहां पर एक पार्टिकल का वेट क्या? ज्यादा। नहीं, तो हाथ में जब लिए हुए हैं तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, और सॉल्यूशन के अंदर जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नहीं, तो बताओ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ज्यादा ही कम है? कम है। तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात हम लोग को बताया गया यहां से कि भाई राउल साहब क्या किए, एक पार्टिकल का वेट वो मान लिए 58.5, नहीं, और उस पार्टिकल को जब सॉल्यूशन के अंदर डाले, नहीं, तो किसी भी एक पार्टिकल का वेट 58.5 पाया ही नहीं गया। 58.5 से क्या पाया गया? कम पाया गया। तो कम पाया गया, इसका मतलब कि जरूर सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट कर गए सॉल्यूशन के अंदर, ध्यान रखना है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? सॉल्यूशन के बाहर कुछ और सॉल्यूशन के अंदर कुछ और। नहीं, तो सॉल्यूट पार्टिकल का ये जो बिहेवियर हमको दिखाई देता है कि उसके मास में, सॉल्यूट पार्टिकल के मास में ये जो बिहेवियर दिखाई दे रहा है, नहीं, कि सॉल्यूशन के बाहर उसका मास कुछ और है और सॉल्यूशन के अंदर उसका मास कुछ और हो गया, एक पार्टिकल का मास, तो इस बिहेवियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मलिटी इन मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं। सेम डिसोसिएशन केस में आओ, क्या होगा? इन केस ऑफ एसोसिएशन, इसके केस में आओ। चलो, इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहां पर बोल रहे हैं बाबू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ किसका मान ज्यादा?
कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा होता है। चलो अब इसको मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करो। तो अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा। और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। किस केस में? एसोसिएशन केस में। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। सोचो, यहां पर राउत साहब का हाथ, पार्टिकल कय गो है? 2 गो। हम मान लिए कौन सा पार्टिकल है? फॉर्मिक एसिड। नहीं, इसका वेट बताओ। हाइड्रोजन 1 2 नहीं, और ये हो गया 12 12 2 14 14 और 32 14 और 32 कितना होगा जी? 14 और 32 4 2 6 और 3 1 4 46। इसका मास कितना है? 46। तो यहां पर अगर देखें हम लोग तो सॉल्यूशन के बाहर इसका मास कितना है? 46। ये अलग है, अभी सटा हुआ नहीं है, तो इसका मास भी कितना है? 46। तो एक पार्टिकल का मास कितना है? 46। यहां पर हम सॉल्वेंट लिए हुए हैं, बेंजीन। कौन लिए हुए हैं? बेंजीन। अब बताओ, बेंजीन के अंदर जब हम फॉर्मिक एसिड को डालेंगे तो ये दोनों पार्टिकल जो अभी अलग अलग दिख रहे हैं, क्या सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद भी अलग अलग दिखेंगे? जुट जाएंगे? जुट गए, ये सट गए, दोनों एक साथ सट गए। तो अब यहां पर इस एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे, इस एक पार्टिकल का यहां पर अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो 46 का दुगना आएगा, यानी 6 दूना 12 और 4 दूना 8 1 9 92 आएगा। नहीं तो देख लो, ये है एक्सपेरिमेंटल, ये है कैलकुलेटेड, क्योंकि राउत साहब इसके आधार पे कैलकुलेट करते थे। नहीं, सॉल्यूशन के बाहर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते थे उसके आधार पे अपना कैलकुलेशन करते थे। नहीं, और थर्मामीटर किस आधार पे मापता है? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो नंबर है उसके आधार पर एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट कहता है कि यहां पर एक पार्टिकल का मास 92 होगा, और राउत साहब कहते हैं कि नहीं भाई, एक पार्टिकल का मास कितना होगा? 46 होगा। तो दोनों वैरी कर रहा है कि सेम है? वैरी कर रहा है। नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल एसोसिएट कर गए। तो जब भी पार्टिकल एसोसिएट करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, जबकि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अकॉर्डिंग टू राउत क्या होगा? कम होगा। कुछ दिमाग में बात ज्यादा है? नहीं, तो हम लोग को यहां से ध्यान ये रखना पड़ेगा यहां से कि जब एसोसिएशन का केस होगा तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। बोलेगा कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन बताओ। नहीं, तो आपको बताना होगा कौन ज्यादा कौन कम। सेम इन केस ऑफ एसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन बताओ। तो कुछ भी करना नहीं है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशन है उसका बस उल्टा कर दो, वही ना किए हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंट एसोसिएशन केस में एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या है? कम है। नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान कम होगा तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास का मान क्या होगा? ज्यादा। ध्यान रखना है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान ज्यादा है तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास का मान क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में सीधा संबंध कि उल्टा संबंध? उल्टा संबंध। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में सब आता है नहीं, लेकिन बोलने के समय सर आप ही बड़ा बढ़िया से बोलते हैं क्या? नहीं, हम लोग तनी बोलने में घबरा जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, अब ये टर्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं थोड़ा समझा जाए। यहां पे कहा जा रहा है कि जो राउल्ट का फॉर्मूला था, राउल्ट का जो फॉर्मूला था वो सिर्फ किस पर लागू हो रहा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर लागू हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स पर लागू नहीं हो रहा था। नहीं, तो राउल्ट के फॉर्मूला में कुछ मॉडिफिकेशन यानी कुछ सुधार करना होगा। नहीं, जिसके कारण राउल्ट का फॉर्मूला जो है वो सभी केसेस में लागू होने लगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी लागू होने लगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी लागू होने लगे, सभी केसेस में लागू होने लगे। इसके लिए राउल्ट के फॉर्मूला में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। उस मॉडिफिकेशन के लिए ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, दिक्कत है? चलिए, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है इसको रिप्रेजेंट कौन से करते हैं? अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे करते हैं? अल्फा से। ठीक है, डेफिनेशन पर क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड फ्रॉम
1 मोल ऑफ ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या इसका मतलब है, समझो तो। देखो तो यहां पे हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट, और आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट इनिशियली हम यहां लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। मान लो कि रिएक्टेंट का अमाउंट जो है कितना है, 5 मोल, यानी शुरू में बर्तन में रिएक्टेंट कितना है, 5 मोल। नहीं, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, 0। प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, 0। अब कुछ देर के बाद रिएक्शन होना शुरू हो गया, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगा। नहीं, तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट जो 5 मोल है वो 5 मोल रहे कि 5 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 5 मोल में से हम मान लिए कि इसका 2 मोल खर्च हो गया। कितना खर्च हो गया, 2 मोल खर्च हो गया। माइनस का मतलब खर्च हो गया। तो जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो 2 मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ तो 2 मोल प्रोडक्ट हमारा बन गया। बोलो इतनी दिक्कत, किसी को दिक्कत है? चलो तो यहां पर ध्यान दो। अब हमको निकालना है, ये केस दिया गया और यहां पर बोल रहा है कि भाई अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। नहीं, तो ये बताओ, यहां पर हम बोल सकते हैं कि 5 मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल खर्च हुआ है, 2 मोल। तो देखो हम यहां लिख रहे हैं फ्रॉम 5 मोल रिएक्टेंट, फ्रॉम 5 मोल रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ, 2 मोल रिएक्टेंट इज स्पेंड। 2 मोल रिएक्टेंट जो था वो हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। तो इसलिए फ्रॉम 1 मोल रिएक्टेंट कितना खर्च होगा, 2/5 मोल रिएक्टेंट खर्च होगा। ऐसा लिखे तो कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां पे जो अल्फा का वैल्यू आया, अल्फा बराबर क्या आ गया, 2/5, क्योंकि अल्फा का डेफिनेशन पर क्या लिखा हुआ है, 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ। अगर ये तुम निकाल लिए तो अल्फा का मान निकल गया। क्या हम बोल रहे हैं, 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ, अगर ये तुम निकाल लिए तो क्या निकल गया, अल्फा। नहीं, तो यहां 5 मोल रिएक्टेंट में से 2 मोल खर्च हुआ था, तो 5 मोल में से अगर 2 मोल खर्च हुआ है तो 1 मोल में से कितना खर्च होगा, 2/5। तो 1 मोल रिएक्टेंट में से 2/5 खर्च हुआ तो वही क्या निकल गया, अल्फा। कुछ बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो अल्फा जब भी कोई निकालने के लिए कहेगा तो क्या करना है, 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना मोल रिएक्टेंट खर्च हुआ वो निकाल देना है। निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। या ऐसे बोले हैं, देखो तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, 2/5। तो ये 2 जो है ये क्या है, रिएक्टेंट का खर्च हुआ अमाउंट। क्या है ये, रिएक्टेंट का खर्च हुआ अमाउंट। तो हम ऐसा कहें मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड, यूज मतलब खर्च हो गया। चलो बट्टा यहां जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। बोलो दिक्कत है? तो यहां से हमसे कोई पूछता है कि अल्फा का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, हमको बस ध्यान देना है रिएक्टेंट पर, प्रोडक्ट पर नहीं ध्यान देना है। कहां ध्यान देना है, रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ वो ऊपर लिख दो, और रिएक्टेंट शुरू में कितना था उसको नीचे से डिवाइड कर दो, तुमको क्या चीज का मान निकल जाएगा, अल्फा का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, तो अल्फा का मान निकालने के लिए हमको क्या करना है, रिएक्टेंट का खर्च हुआ मात्रा नहीं, और इनिशियली जो रिएक्टेंट आप लिए थे उसको नीचे रख दीजिए, इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आपको अल्फा का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये हम लोग का हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे हम निकालते हैं। अब कभी कभी क्या करता है कि देखो यहां पे अल्फा का मान निकाले, अल्फा का मान कितना आएगा, 0.4। कितना आएगा, 0.4 नहीं, 0.4 आएगा। कभी कभी तुमसे पूछेगा परसेंटेज अल्फा का मान निकालो, तो जब भी परसेंटेज अल्फा का मान निकालना होगा तो जो भी वैल्यू आया है, यानी ये जो फॉर्मूला हम लोग का लिखा है उसमें कैसे गुना करेंगे, 100 से बस। यानी यहां पर मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखेंगे, 100। आ गया परसेंटेज अल्फा का वैल्यू। दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग को निकालने आना चाहिए। निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। कल के क्लास में हम लोग एक चीज और पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
पढ़े थे? चलिए, हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? सही है, बैठो। हम लोग बताए थे कल क्लास में कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, तो हम कहे थे कि वैसे सबस्टांस जिसको अगर आप सॉल्वेंट में डालते हो, मान लो पानी में ही डालते हो, और अगर वो कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है, नहीं यानी कंप्लीट खर्च हो जाता है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी 5 मोल NaCl अगर हम लेते हैं और पानी में डालते हैं, तो 5 मोल NaCl में क्या ऐसा भी कोई NaCl होगा क्या जो पानी में जाने के बाद टूटेगा? नहीं, सब का सब टूट जाएगा। नहीं, यानी 5 मोल NaCl लोगे तो पांचों का पांचों खर्च हो गया। तो इसका मतलब NaCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेम एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कहे थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं। मान लो जैसे हम एग्जांपल दिए थे फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड आप मान लो कि 5 गो फॉर्मिक एसिड आप ले लिए और पानी में डाल दिए, तो पांचों का पांचों नहीं टूटेगा। हो सकता है कि 2 ही टूटे, हो सकता है कि 3 ही टूटे, ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन पांचों का पांचों कभी भी नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखना है। तो वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो पार्शियली डिसोसिएट करते हैं वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो तो ध्यान दो, यहां पर हम लोग को बोल रहा है वैल्यू ऑफ अल्फा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमको क्या जी का मान निकालना है? अल्फा का मान निकालना है। चलो लेते हैं, यहां पर मान लो हम ले लिए NaCl, और NaCl को हम लोग यहां पे डाल दे रहे हैं H2O में, ठीक है। चलो यहां पर हम लिए हुए हैं 5 मोल NaCl लिए हुए हैं जी। क्या लिए हुए हैं? 5 मोल, ठीक है। NaCl टूट जाता है Na+Cl- में, तो बताओ शुरू में ध्यान समझना, Na+ और यहां पे हम लिख दें +Cl- में। अभी स्टार्टिंग में St मतलब हुआ स्टार्टिंग में, इसका 5 मोल है, अभी इसको पानी में नहीं डाले हैं, तो इसका अमाउंट क्या होगा? 0 0। अब हमको पता है कि NaCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं तो हमको पता है अब इसका स्पेंड अमाउंट लिखना है, तो बताओ स्पेंड अमाउंट अगर लिखना है तो ये 5 मोल है, तो पांचों का पांचों Na+Cl- टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। तो 5 मोल लिए थे, 5 का पांचों मोल खर्चा हो जाएगा, तो Na+ कितना बनेगा? 5 मोल, और Cl- कितना बनेगा? 5 मोल, ऐसा बनेगा। चलो अल्फा का मान निकालना है इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नहीं तो स्पेंड अमाउंट 5 और टोटल अमाउंट भी 5, कितना आ गया? 1। तो कितनी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है? नहीं, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू होता है 1 के बराबर, 1 से ज्यादा, 1 से कम नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 1 के बराबर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये बात याद रहे, अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ये सब बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे बढ़े, चलो वैल्यू ऑफ अल्फा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं। चलो मान लो ले लिए एसिटिक एसिड CH3COH, और CH3COH को तोड़ेंगे तो ये टूटता है, ऐसे ही टूटता है, एसिड है, H+ सप्लाई करेगा। ये पता है स्ट्रॉन्ग की वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका 5 मोल लिए हैं स्टार्टिंग में, अभी ये 0 है, अभी इसको सॉल्वेंट में नहीं डाले हैं, अब डाल दिए, खर्च लिखना है। तो बताओ सॉल्वेंट में जाने के बाद ये 5 मोल लिए थे, 5 का पांचों मोल तोड़ दें? नहीं, 5 मोल में से मानते हैं कि 3 मोल खर्च हो गया। चलो इसके लिए अल्फा का मान निकालो। खर्च अमाउंट 3, 5, 0.6। अल्फा का वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से कम, ध्यान रखना है, यानी आंसर याद रहे, अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा कब? जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तब। फॉर
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहे तो अल्फा का वैल्यू 1 से कम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर। और ये होता है एग्जाम में बच्चा ये एकदम ये याद करता है, जैसे आप बोले अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 1 से ज्यादा, वीक 1 से कम, नहीं ये बराबर वाला किसी को याद नहीं रहता है, ध्यान रखना है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर और वीक के लिए अल्फा का वैल्यू 1 से कम। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक आपके सॉल्यूशन का, अब इसी टॉपिक के बाद सॉल्यूशन खत्म। वांट ऑफ फैक्टर समझा जाए। वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, चलो आई बराबर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आई बराबर क्या फॉर्मूला लिखा गया है, चलो ध्यान दिया जाए। यहां पर आई का एक फॉर्मूला लिखा गया है, ध्यान से फॉर्मूला को पढ़ो। ठीक है, अब ये बताओ हमको कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो ऊपर वाले फैक्ट पे डिपेंड करता है कि नीचे वाले फैक्ट पर? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नीचे वाले पर, ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा। बहुत बेवकूफ है सब। डिसोसिएशन या एसोसिएशन कभी भी हाथ में होता है क्या? सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। नहीं तो ये देखो ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नहीं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर एसोसिएशन के बाद या डिसोसिएशन के बाद, तो ये कहां होगा? सॉल्यूशन के अंदर। और ये देखो तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी तुम कहां लिए हुए हो? हाथ में, अभी सॉल्यूशन में नहीं डाले हो। तो जब हाथ में लिए हुए हो तो इस पर नीचे वाले सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर क्या निकलता है? कैलकुलेटेड वैल्यू, और इसके आधार पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो देखो आई को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं बोलो इतना में दिक्कत कर सकते हैं? ध्यान दो, अगर तुम चाहते हो कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाए कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो तुमको क्या चीज से गुना करना होगा? आई से। इसको इधर भेजो। नहीं तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों को बराबर करना चाहते हो तो तुमको आई से गुना करना पड़ेगा। आई क्या है? भांट ऑफ फैक्टर। आई क्या है? भांट ऑफ फैक्टर। और ये भांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आई क्या है? भांट ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। याद करो, तुम्हारे पास जितने भी फॉर्मूला हैं, जैसे तुम्हारे पास फॉर्मूला है आरएलवीपी का, आरएलवीपी बराबर क्या लिखते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये लिखते हैं। आरएलवीपी मतलब P0 माइनस PS बटा P0। नहीं, इसके बराबर क्या लिखते हैं? बस उसमें आई से गुना कर दो। नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर हो जाएगा। आई क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही तो गलती हो रही थी ना,
नहीं, जैसे NaCl को नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितना मान रहे थे 1, और सॉल्यूशन में कितना हो गया 2, तो आई का मान 2 पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। यहां आ जाओ, दूसरा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB गुना M, क्या करें आई से गुना कर दो, ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। नहीं तो वो क्या गलती करते थे, मोलालिटी में सॉल्यूट का मोल कितना लेते थे, 1 मोल NaCl केस में नहीं, लेकिन सॉल्यूट का मोल होगा कितना 2 मोल, तो आई का मान कितना 2, रख दो बन जाएगा। बस में आ रहा है ना। तो वो गलती कहां कर रहे थे, ये KB का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, डेल्टा TB का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, वो कैलकुलेट क्या करते थे मोलालिटी, और मोलालिटी में ही वो क्या करते थे सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या को गलत काउंट कर लेते थे। नहीं तो आई क्या बता रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या, उनसे मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा सॉल्व बन जाएगा। यहां आ जाओ, क्या करें, सारे फॉर्मूला में बस आई से गुना कर दो। नहीं, उनके सारे फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक, अब आई का फॉर्मूला निकाला जाए। देखा जाए, फॉर्मूला ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में हमको आई का फॉर्मूला निकालना है। चलो देखते हैं, ले लेते हैं यहां से CH3COOH, एक कोई एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। CH3COH, अब CH3COH को जो है अगर इसको पानी में डालेंगे तो बताओ ये कैसे टूटेगा, ऐसा होगा। चलो इसका स्टार्टिंग लेते हैं 1 मोल, कितना लिए 1 मोल। अभी इसको पानी में नहीं डाले हैं तो ये क्या बनेगा, कुछ देर के बाद इसको उठाकर पानी में डाल दिए तो खर्च होगा स्पेंड। चलो 1 मोल में से, 1 मोल रिएक्टेंट है ये, 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना मोल रिएक्टेंट खर्च होता है उसे क्या कहते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम चलो 1 मोल में से हम मान लिए कितना खर्च हो गया अल्फा, 1 मोल में कितना खर्च हो गया अब अल्फा। तो अल्फा का मान क्या होता है, अल्फा का मान होता है 0.2 खर्चा हुआ हो, 0.3 खर्चा हुआ हो, क्योंकि ये क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान क्या होता है 1 से कम, तो यहाँ अल्फा का मान क्या होगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो 1 मोल लिए हैं, 1 मोल में से मान लिया अल्फा मोल खर्च हो गया, तो अल्फा मतलब 1 मोल से कम। नहीं, अल्फा खर्च हुआ तो जितना खर्च होगा उतना बनेगा कि नहीं बनेगा, अल्फा खर्च हुआ तो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। चलो अब हम लोग को देखा जाए तो यहां से रिमेनिंग लिखते हैं, 1 मोल था, अल्फा खर्च हुआ, कितना बच गया, ये तो उतना ही बचा है, अल्फा अल्फा लिख दिए। चलो अब आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला क्या है, तो बोला गया ऊपर लिखा हुआ था नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, पहले डिसोसिएशन लिख चलते हैं, नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। चलो यही सॉल्यूट पार्टिकल है, नहीं डिसोसिएशन के बाद ये कितना बच गया, बर्तन में ये वाला ये पार्टिकल बच गया 1 माइनस अल्फा। नहीं चलो ये पार्टिकल कितना बचा है अल्फा, ये पार्टिकल कितना बचा है, तो सबको लिख दिए कि नहीं लिख दिए, लिख दिए। क्या बोला गया था, आई का फॉर्मूला नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या बच गया है, एक ये बचा है CH3COH पूरा, नहीं कितना बचा है 1 माइनस अल्फा।
ये कितना बचा है अल्फा, ये कितना बचा है अल्फा, सबको जोड़ दिए। चलो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन 1, अल्फा से अल्फा कट गया 1 प्लस अल्फा। तो CH3COH के लिए अगर डिसोसिएशन केस है तो आई का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस अल्फा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब ध्यान देते हैं। देखो तो CH3COH के लिए आई का फॉर्मूला तुम निकाल ले 1 प्लस अल्फा, निकाल लिए? नहीं, अब क्वेश्चन किस टाइप से देगा समझो। हम लोग को बोलेगा क्या कि CH3COH is 60% dissociated, then calculate the value of I। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया? CH3COH is 60% dissociated, then calculate the value of I, दे दिया। चलो CH3COH कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 60%, यानी कि 100 में से कितना खर्च हुआ? 60, तो 1 में से कितना खर्च होगा? कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो 1 में से जितना खर्च होता है उसी क्या कहते हैं? अल्फा। अभी पढ़ाए ना भाई, 1 में से जितना खर्च होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा। तो अल्फा का मान निकला कि नहीं निकला? निकला। चलिए तो आई का मान निकालना है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 0.6। तो इस टाइप क्वेश्चन है तो नहीं बनेगा? बनेगा। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं करते हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा नहीं? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया कि वो कितना परसेंट डिसोसिएट करेगा, उसके आधार पर आप अल्फा का मान निकाल लीजिए। अल्फा निकल जाएगा तो आई का मान निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। इसी क्वेश्चन में अब क्वेश्चन ऐड कर देगा, इसी क्वेश्चन में अब ऐड कर देगा क्या? कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अब फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई के बी इंटू एम। तो इस केस में आई का मान क्या रखिएगा? 1.6। समझ में आ रहा है किस टाइप क्वेश्चन आएगा? नहीं बुझा रहा है? अब इसमें जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उनको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और जो लोग कभी कभार चेहरा दिखाते हैं नहीं, उनको तो गजब समझ में आ रहा होगा। नहीं, उनको एकदम बहुत भयंकर समझ में आ रहा होगा। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं है। चलो देखो तो अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। नहीं, तो जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो उनमें जो विद्यार्थी रेगुलर आ रहे हैं उनसे विनती है कि रेगुलर आएं, तो चैप्टर पूरा बढ़िया समझ में आएगा। नहीं तो इरेगुलरिटी के साथ करेंगे तो चैप्टर कोई समझ में नहीं आएगा, सब चैप्टर जैसे तैसे हो जाएगा। चलो जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन। चलो ध्यान से देखो, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी कोई भी सॉल्यूट दिया रहे, कोई भी सॉल्यूट दिया रहे नहीं, और उस केस में आई का वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो देखो आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला दिया गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, जहां n जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे अभी जो निकाले उसको चेक करो, CH3COH के लिए अभी तुम आई का फॉर्मूला निकाले थे नहीं? निकाले नहीं निकाले थे? निकाले थे। अच्छा, CH3COH कितने
मोल प्रोडक्ट बनाता है? 2 मोल, 1 मोल ये 1 मोल ये, कितना मोल प्रोडक्ट है? 2 मोल प्रोडक्ट है। तो अगर 2 मोल प्रोडक्ट है तो n का मान कितना है? 2, क्योंकि देखो n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो 1 मोल 1 मोल 2 मोल, तो n का मान 2। इस फॉर्मूला में 1 प्लस n का मान कितना रखे? बोलो, सॉल्व करें कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। सेम एज अब कोई भी सॉल्यूट हमको दे देगा, जैसे दे दिया AlCl3। अब AlCl3 के लिए बोलेगा I का वैल्यू बताओ, नहीं अल्फा के रूप में। तो I का वैल्यू बताना है तो पहले AlCl3 को तोड़ने आना चाहिए। इसमें 1 अल्युमिनियम है और 3 क्लोरीन है, तो टोटल आयन हो गए 3 और 1 4, 4 आयंस हो गए। नहीं तो 4 आयंस का मतलब यही n का मान हो गया। तो I का वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 4 माइनस 1 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव भी आपको दिए रहते हैं। अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा तो हम सीख चुके हैं। बोलेगा कि AlCl3 जो है 80% डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा का मान क्या? 0.8। 80% डिसोसिएट, 100 में से 80 खाचा हो गया, तो 1 में से कितना खाचा होगा? 0.8। तो 0.8 खाता, अल्फा का मान 0.8 रखिए, नहीं और 1 प्लस जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। आया कि नहीं आएगा? कुछ समझ में आ रहा है सब? चलिए, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तुमको दे दिया गया MgCl2, इसके लिए कोई कहा कि I का वैल्यू निकालो अल्फा के फॉर्म में, तो क्या करें? आयन कई गो है? 1 गो मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन, तो कई गो आयन? 3 गो आयन है, तो n का मान यही आ गया। I का मान निकालेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा, जितना आयन का संख्या आएगा उसे 1 कम करके लगा दो अल्फा। दिक्कत है? निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। चलो ध्यान दो, चलिए हम कौन से इलेक्ट्रोलाइट लिखे हैं? स्ट्रॉन्ग। तो ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान कितना होता है? 1 के बराबर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अभी पढ़े हैं। चलिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1। चलो, तो NaCl हम लिखते हैं। NaCl कौन सी में टूटता है? Cl माइनस। नहीं तो यहां पर कितने आयंस हैं? n का मान कितना? I का मान निकालना है। बोलो 1 प्लस क्या लिखें? अल्फा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान कितना? 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। तो यहां देखो आयंस की संख्या भी 2 है और I का मान भी कितना आ गया? 2। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितने आयंस होते हैं वही I का मान होता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो वैल्यू ऑफ I फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो क्या लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू ऑफ I is equals to number of ions present in a strong electrolyte। बोलो, तो ये भी आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। बोलेगा NaCl के लिए I का मान बताओ, तो NaCl भाई टूटता है Na प्लस Cl माइनस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, I का मान दो। दिक्कत है? केयर करो। CaCl2 ये कह दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, I का मान कितना? बोलो 3, 2 क्लोरीन 1 कैल्शियम। नहीं चलो, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए I का मान बताओ। बोलो 3 और 2 5। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट। तो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही तुरना सब। तुरने का मतलब हुआ कि एल्युमिनियम पढ़ते हैं तो एल्युमिनियम को अलग करो, तो एल्युमिनियम कई गो? 2 गो। SO4 सल्फेट है, तो ये नहीं कि सर सल्फर को अलग करें, ऑक्सीजन को अलग करें,
ऐसे मत कीजिएगा भाई। सल्फेट मतलब क्या, पूरा SO4 को अलग करो, तो SO4 कय गो है, 3 गो, तो 3 गो आयन ये हो जाएगा और 2 गो आयन ये, 5 गो, तो 5 गो आयन है, तो आई का मान कितना, 5। बोलो दिक्कत है? चलो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तुम सीख गए, क्या सीख गए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई का जो वैल्यू होता है वो आयंस के संख्या के बराबर होता है। अब तुमको देखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। चलो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट यही है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है, एन का मान कितना है, चलो इसके लिए आई का मान निकालते हैं। बोलो आएगा? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान क्या बताया गया है, 1 से कम। तो मान लेते हैं कि इसके अल्फा का वैल्यू क्या कभी 1 हो सकता है क्या, नहीं, 1 से कम ही होगा। तो 1 से कम कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस 0.6 से मान लो, नहीं तो कितना आएगा 1.6। यानी केयर करना है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके केस में आई का वैल्यू उनके आयनों के संख्या से थोड़ा सा कम, आयनों की संख्या से थोड़ा सा कम। जैसे इसका 2 है तो 1.6। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन भी देता है ऑब्जेक्टिव में, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख देगा CH3COH और कहेगा इसके लिए आई का मान दे देगा 2 तो होगा नहीं, आई का मान दे देगा 3 नहीं होगा, आई का मान देगा 1.6 तो 1.6 नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आपको केयर करना है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम ही होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं करना है कि अगर इसका वैल्यू 2 है तो 1 से कम मत कर देना, सब 2 से तो नहीं मनी कम, 1 और 2 के बीच में। अगर किसी के लिए आयन का संख्या, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आयन का संख्या आ गया मान लो 4, आयन का संख्या कितना आ गया 4। तो अगर आयन का संख्या 4 आ गया, मान लो जैसे मान लेते हैं कि AlCl3, ऐसा ही मान लेते हैं कि हमारा कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान रखना, इसके लिए अगर आई का मान पूछेगा तो ये कितना है, 3 1 4 नहीं, तो इसका वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगा। इसका वैल्यू कहां आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि आयन कई गो है, आयन 4 गो है, एन का वैल्यू कितना है 4। तो 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 के बराबर भी नहीं होगा, 4 से कम होगा और 3 से, कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसा पॉइंट ध्यान में रहेगा, भगवान करे। तो यहां से हम देखें अगर, तो वैल्यू ऑफ आई हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग आज कौन सा केस पढ़ लिए, डिसोसिएशन का केस पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ना है, एसोसिएशन। तो अगले क्लास में एसोसिएशन केस पढ़ाएंगे, ये चैप्टर खत्म। हाँ सर।